हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश। आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। आप जान रहे हैं कि मेरा यह जो प्रोग्राम चल रहा है यह आपके पठन पाठन, इट इज़ फॉर योर एजुकेशन ओनली। और आज का विषय हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। क्या विषय है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको बड़े ध्यान से आप देखेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यह कई पार्ट में होगा, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत छोटा नहीं है कि एक दिन में एक वीडियो में मैं समाप्त कर दूँगा, चाहे कोई भी नहीं कर पाएगा। हाँ, एक आध लोग वीडियो बना देते हैं और छोड़ देते हैं, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप अगर समझना है, विधिवत समझना है, तो कई पार्ट हो सकते हैं। तो आप हर एक पार्ट को ध्यान से देखते जाएंगे। यह हमारा पहला पार्ट है आज, और मैं विश्वास करता हूं कि आप बड़ा ही ध्यान से देखेंगे इसको और इसको समझेंगे, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी उसको आप नोट करते जाएंगे, और पुनः आपके एग्ज़ाम में जो फायदा करेगा। तो बच्चों, इससे बोलते हैं हम स्पीच। क्या बोलते हैं? स्पीच। ध्यान देना, स्पीच। स्पीच का मतलब होता है, आप सुने होंगे कि जब कोई भी प्रोग्राम होता है तो लोग कहते हैं कि आप स्पीच दे दीजिए। स्पीच का मतलब होता है भाषण, यानी कि कथन। इसको दूसरे भाषा में हम नरेशन भी कहते हैं। नरेशन। और नरेशन की बात की जाए तो नरेशन नरेट वर्ड से बना है, नरेट। और उसमें जब हम ION जोड़ देते हैं तो हो जाता है नरेशन। नरेट का मतलब होता है कहना, किसी बात को व्यक्त करना, अपने विचार को रखना। तो जब हम उसमें ION जोड़ोगे तो आप उसका अर्थ निकलेगा कथन, यानी कि जो कुछ भी आपने कहा उसका नाउन फॉर्म, संज्ञा फॉर्म हो गया। यह दो प्रकार का होता है, और आप सुनते भी आए हैं, कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है पहला डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। अगर ध्यान से देखें तो डायरेक्ट स्पीच को अगर हिंदी की बात की जाए, चूंकि हिंदी इसलिए मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि हम हिंदी भाषी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये फायदा करे, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी फायदा करे, वो भी जान जाए, दोनों जान जाए। तो डायरेक्ट स्पीच को अगर हिंदी में बताएं तो इसका होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में होता है सीधे सीधे प्रत्यक्ष। और चूंकि स्पीच का मतलब कथन तो हो ही गया, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब घुमा फिरा करके, कोई बात घुमा फिरा कर कही जाए। तो ऐसे लोग कहते भी हैं, एक डायरेक्ट कहते हैं, कोई लोग इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे अगर एक सेंटेंस लिया जाए डायरेक्ट स्पीच का, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है, नाम अमुक है, कुछ भी है, वह एक वाक्य बोलता है। वह कहता है कि मैं विद्यालय जा रहा हूं, तो अंग्रेजी में क्या बोलेगा? वो बोलेगा मैं, यानी कि आई। और फिर बोलेगा जा रहा हूं तो एम गोइंग, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल बोलेगा। हाँ, ये बोलते समय यहाँ फुल स्टॉप तो नहीं बोलेगा, लेकिन इतना बोल सकता है। मान लीजिए कोई अमुक नाम का लड़का है जिसने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मैं उसको ज्यों का त्यों रख दिया। और ज्यों का त्यों जब रखा जाता है, जब किसी की बात हो, चाहे महापुरुष हो चाहे कोई भी हो, जब उसके बात को ज्यों का त्यों रखना होता है तो उसको डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था
कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो अगर ये बात लिखना हो हमें तो तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तो हम उसके बाद को डबल इन्वर्टर कामा यही डबल इन्वर्टर कामा के अंदर ही रखेंगे। अगर डबल इन्वर्टर कामा का प्रयोग नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये आपका स्टेटमेंट हो गया। और डबल इन्वर्टर कामा ये बतलाता है कि यह कथन किसी व्यक्ति का है। हाँ, इसके बाहर हम अपने मन से इसमें किसी भी चीज को, किसी भी वर्ड को अपने तरफ से, अपने तरीका से हम घुसा नहीं सकते हैं, यहां पर कहीं यूज नहीं कर सकते, और उसको डबल इन्वर्टर कामा के अंदर ही रखा जाता है। हाँ, इसके बाहर, ये डबल इन्वर्टर कामा के बाहर हम एक वाक्य लिख सकते हैं, जैसे इसको सुभाष चंद्र बोस ने कहा तो सुभाष चंद्र बोस से। अगर मान लो कि उसका नाम, जो अमुक नाम हमने कहा कि कोई अमुक नाम का व्यक्ति है, लड़का है, मान लीजिए उसका नाम मोहन है, तो वह मोहन कहता है, मान लीजिए मोहन और सेज, तो ये लिख सकते हैं अपने तरफ से, मोहन सेज किससे कहता है? मुझसे, तो टू मी, टू मी, यह चीज मैं अपने तरफ से इतना लिख सकता हूं, लेकिन यह उसके वाक्य में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकता हूं। यह भी सत्य है, भाषा विज्ञान यही बतलाता है, हमारा लिंग्विस्ट भी यही कहता है। तो डबल इन्वर्टर कामा के अंदर उसके कथन को रखना पड़ता है। डबल इन्वर्टर कामा के अंदर रख दिए, उसके बाहर हमने एक कथन अपने तरफ से लिख दिया, यही जो फॉर्म है, यही जो रूप है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट स्पीच। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का फॉर्म का जो सेंटेंस होगा वह डायरेक्ट स्पीच होगा। हाँ, इसके कुछ नाम दिए गए हैं, उन नाम को जानना अति आवश्यक है। अगर नाम नहीं मालूम है तो आप गड़बड़ कर सकते हैं, आप बात को नहीं समझ पाएंगे। तो आप ये जो देख रहे हैं डबल इन्वर्टर कामा के अंदर, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। जो डबल इन्वर्टर कामा के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच। और डबल इन्वर्टर कामा के बाहर का जो पार्ट होता है, जैसे मोहन सेज टू मी, पूरे वाक्य को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। जरा ध्यान देंगे, क्यों रिपोर्टिंग बोलेंगे, क्यों रिपोर्टेड बोलेंगे? तो रिपोर्टिंग इसलिए बोलेंगे क्योंकि रिपोर्ट करने वाला है, रिपोर्ट कर रहा है, और यहाँ रिपोर्टेड स्पीच इसलिए कि यही बात रिपोर्ट की गई है, बताई गई है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच। अब यह रिपोर्टिंग स्पीच के का भी कुछ पार्ट है, उस पार्ट को समझिए। इसका जो मेन हीरो होता है ना, जिसको कई लोग तो ये कहते हैं पूरे वाक्य को ही बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यह मैं बतला दूं कि अक्षरशः गलत है। यह पूरा वाक्य कैसे वर्ब हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब बोल देते हैं लोग, एकदम गलत होता है। आप ऐसा नहीं करेंगे, पूरे वाक्य को बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। हाँ, इसका मेन हीरो होता है, वह होता है वर्ब। आपको बताया गया है, आपको टेंस जब मैं पढ़ाया था, ट्रांसलेशन पढ़ाया था, तो बताया था कि हमारा वाक्य का की जो रचना होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर अदर वर्ड्स लिखते हैं, जो कुछ भी लिख सकते हैं। इतना तो पार्ट होता ही है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी देखेंगे, यह एक वाक्य है, और वाक्य होने की वजह से इसमें वर्ब तो है, क्योंकि बिना वर्ब का वाक्य बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पर एक वर्ब है सेज, और इसका मेन जो नायक होता है, इसके द मेन हीरो ऑफ दिस सेंटेंस इज ओनली वर्ब, सो इट्स नेम इज रिपोर्टिंग वर्ब। इसलिए इसके वर्ब को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, इसका वर्ब बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, न कि पूरा वाक्य बोला जाता है। हाँ, इस स्ट्रक्चर को देखिए, वर्ब यहाँ है, वर्ब से पहले क्या यूज किया करना है, या क्या वर्ब से पहले किस पार्ट्स का प्रयोग किया जाता है? तो पहले हम वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, वर्ब से पहले सब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं। तो यह सब्जेक्ट यानी कि ये वर्ब है, तो मोहन क्या हो गया? यह हो गया सब्जेक्ट। लेकिन इसका रिश्ता हम किससे जोड़ेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब से, क्योंकि जो जिसका नाम होता है उससे सभी लोग संबंध बनाना चाहते हैं।
आप देखते होंगे कि दूर दराज का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री हो गया और हमको नहीं जानता है, फिर भी हम अगर हम जान गए कि हमारे दूर का रिश्तेदार है तो हम उससे संबंध उसका परिचय अपने से देते हैं। क्या कहते हैं कि वह हमारा रिश्तेदार है, क्योंकि बड़े लोगों के साथ सब लोग संबंध जोड़ना चाहते हैं। इसी प्रकार से यह हो गया हीरो रिपोर्टिंग वर्क। तो इससे संबंध बताया जाएगा जो सब्जेक्ट है। तो मोहन को, यानी कि यहाँ जो भी वर्ड होगा वो सब्जेक्ट होगा और कहेंगे सब्जेक्ट ऑफ, आप मिसका जानते होंगे आप, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क, क्योंकि अब ये रिश्ता जोड़ रहा है, रिपोर्टिंग वर्क रिश्तेदारी कर रहा है रिपोर्टिंग वर्क से। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं वर्ब के बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मी जो है यह ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो नाम पड़ेगा इसका नाम पड़ेगा ऑब्जेक्ट, लेकिन यह भी रिश्ता जोड़ेगा इससे रिपोर्टिंग वर्क से। तो क्या बोलेंगे इसको, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क, ये पूरा बोलेंगे। चूंकि यह हीरो मैं बता चुका हूं रिपोर्टिंग वर्क, इसलिए इससे रिश्ते जोड़े जाएंगे। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क, इधर जो पार्ट पड़ेगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क। एक चीज और बताते चलो, सब्जेक्ट तो आता है लेकिन ऑब्जेक्ट का आना कोई जरूरी नहीं। हर एक वाक्य में आप देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट तो जरूर आता था लेकिन ऑब्जेक्ट गायब रहता था, कहीं कहीं गायब हो जाता था, और आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब इसका पार्ट उसी तरह का है, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट, या रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, एम गोइंग वर्ब है। यहां जो वर्ड आएगा ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कंप्लीमेंट भी आ सकता है, अदर वर्ड्स भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट यहाँ गायब है। तो इस प्रकार के वाक्य को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब आपको यह समझना है कि डायरेक्ट स्पीच तो आप समझ गए, लेकिन इसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगा, तो जरा इसको समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसी का हम इनडायरेक्ट रूप बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको अगर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो, इनडायरेक्ट स्पीच लिखना हो, तो हम लिखेंगे कि मोहन, ध्यान देना, मोहन टेल्स मी दैट, मोहन टेल्स मी दैट he is going to school, he is going to school। अब जरा इस वाक्य में और इस वाक्य में, दोनों वाक्यों में अंतर देखिए। आप यहां देख रहे हैं मोहन सेज टू मी, यहां सेज लगा है लेकिन यहां टेल्स हो गया, परिवर्तन देखें, यहां टेल्स हो गया, यहां टू लगा है, यहां टू गायब है। यहां डबल इन्वर्टर कामा के अंदर डबल इन्वर्टर कामा शुरू हो रहा है, यहां पर दैट लगा दिया, डबल इन्वर्टर कामा गायब। यहां आई आया है, यहां ही हो गया इनडायरेक्ट में, बाकी तो सेम है। और यहां से भी डबल इन्वर्टर कामा हट गया है। अब ये कैसे हुआ, आपको यही कला सीखनी है, आपको यही कला सीखनी है। और जब आप सीख लेते हैं तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना आ जाता है। साथ ही इसी बात को आप ध्यान रखेंगे कि क्या जोड़ा जा रहा है, क्या हटाया जा रहा है। तो इसको बात को ध्यान रखेंगे आप, तो अगर वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में आया हो तो आप डायरेक्ट स्पीच में भी बदल सकते हैं। उसको आप उल्टा करते जाइए, जो आप जोड़ रहे हैं उसको हटाते जाइए, जो हटा रहे हैं उसको जोड़ते जाइए। तो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाएगा। यही तरीका होता है। अब तरीका स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे। यह तरीका आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने जा रहा हूं, इसको ध्यान रखेंगे। टीचिंग कई प्रकार से लोग करते हैं, बताते हैं, लेकिन मेरा कुछ लोगों से हट करके मैं अपना बताना चाहता हूं और बताता भी हूं।
इसलिए कि बच्चों के दिमाग में सेट हो जाए। एक साथ सब कुछ बता दिया जाएगा तो शायद बच्चे जो है उसको कैप्चर करने में उन्हें दिक्कत होगी बच्चों को। लेकिन मैं अलग अलग बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा और आप समझेंगे। अगर डायरेक्ट इस मान लीजिए दिया करना है कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच into indirect speech, यही सीखना है। यानी कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें, हम कैसे बदलते हैं यह कला सीखना है। तो अधिकतर लोग तो सब कुछ एक ही साथ बताना शुरू कर देते हैं, जिसमें कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें कैप्चर कर पाते हैं बच्चे और कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, जिसके वजह से कई साल लग जाते हैं उसको समझते समझते। लेकिन मैं आपको एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूं जिसको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको आज ही याद हो जाएगा और इस भूलेंगे आप नहीं। जैसे अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना है तो सबसे पहले बात यह ध्यान रखिएगा कि दो रूल को फॉलो कीजिएगा। एक है जनरल रूल्स। अब जनरल रूल्स किसे कहते हैं इसको ध्यान रखना है आपको। जनरल रूल्स उस रूल्स को बोलते हैं, रूल्स मीन्स नियम, जनरल मीन्स सामान्य नियम। ऐसे रूल्स जिनका प्रयोग हम हर तरह के वाक्यों के लिए एक ही जैसे करते हैं। अब जैसे आपको बताया जा चुका है, आपको पढ़ाया भी गया होगा कि हमारे जो वाक्य होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव, जिसको हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और दूसरा वाक्य होता है हमारा इंट्रोगेटिव, तीसरा वाक्य होता है इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी। यही 5 प्रकार के वाक्य हैं। यानी कि जनरल रूल्स का प्रयोग हम इन 5 वाक्यों के प्रकार में एक ही जैसे करेंगे। तो उसमें परिवर्तन, जनरल रूल्स में परिवर्तन क्या क्या आता है, इसमें आता है 3 नियम। हमारा जो 3 नियम ध्यान रखना है, पहला है चेंज ऑफ पर्सन्स, पर्सन को बदलना, पर्सन्स को बदलना। पर्सन मीन्स व्यक्ति। आप जानते हैं पर्सन कितने प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स। दे आर रिलेटेड टू पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। उसको संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के नाम से जाना जाता है। वही 3 पर्सन जो संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है, वही इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो जाता है। इसको हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कहते हैं। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन्स, इनको का परिवर्तन हम कैसे करते हैं ये सीखेंगे। दूसरा चेंज हम करेंगे चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस यानी कि काल का परिवर्तन। जो टेंस होते हैं उसका परिवर्तन हम कैसे करते हैं इसको सीखेंगे। और तीसरा हम सीखेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। तो आज का जो सवाल है हमारा वह है चेंज ऑफ पर्सन्स। इसमें आज आप सीखेंगे चेंज ऑफ पर्सन्स, यानी कि पर्सन को हम कैसे बदलते हैं। चेंज ऑफ पर्सन्स ध्यान देंगे। पहला रूल मैं लिख रहा हूं इसका। हाँ, ये तो हमारा क्या था,
जनरल रूल्स। जनरल रूल्स किसे कहते हैं? तो जिन नियमों का प्रयोग हम हर तरह के वाक्यों के लिए एक ही जैसे करते हैं उनको बोलते हैं जनरल रूल्स। जनरल रूल्स के अंतर्गत 3 चेंज आता है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि 3 यही है जो जनरल रूल्स में आता है। यानी कि समान नियम हर तरह के वाक्यों के लिए हम प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ स्पेशल रूल्स भी हैं। स्पेशल रूल्स किसे कहते हैं इसको समझेंगे। स्पेशल रूल्स जैसे लिख दे रहा हूं यहाँ पर दूसरा नियम, स्पेशल रूल्स, यानी कि स्पेशल का मतलब ही होता है विशिष्ट नियम। विशिष्ट नियम का मतलब होता है वे नियम हम जिनका प्रयोग अलग अलग वाक्यों के लिए अलग अलग करते हैं। यानी कि असर्टिव के लिए अलग, इम्पेरेटिव के लिए अलग, इंट्रोगेटिव के लिए अलग, एक्सक्लेमेटरी के लिए अलग और ऑप्टेटिव के लिए अलग हम प्रयोग करते हैं, उनको हम रखते हैं स्पेशल रूल्स में। तो इसको हम बाद में पढ़ाएंगे। सबसे पहले आज का विषय जो शुरू होने जा रहा है वह है चेंज ऑफ पर्सन्स। इसको दिमाग में रखिएगा। हम क्या पढ़ा रहे हैं आज? तो चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ पर्सन्स यानी कि व्यक्ति का परिवर्तन। तो एक बात समझ जाइएगा कि चेंज ऑफ पर्सन हम कैसे मतलब पर्सन को हम कैसे परिवर्तित करेंगे। तो पर्सन परिवर्तित करने से पहले आपको पर्सन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या पर्सन होता है। तो मैं अभी बताया हूँ कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन, उसको डिफाइन अगर किया जाए, डिफाइन किया जाता है पर्सन प्रोनाउन को, तो उसको ये कहा जाता है कि दी प्रोनाउन विच स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन्स इज कॉल्ड पर्सन प्रोनाउन। यानी कि वह प्रोनाउन जो 3 पर्सन के लिए आता है उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन पर्सन होते हैं? तो फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन होते हैं। इन 3 पर्सन को कैसे हम परिवर्तित करेंगे और वो क्या क्या हैं, जरा इसको पहले दिमाग में बैठा लेंगे, उसके बाद से तो बदलना है। ये है फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? तो दिमाग में रखिए ये कौन कौन से होते हैं। पहले ये पर्सन प्रोनाउन के उदाहरण मैं लिख दूं, आपके सामने रख दूं। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। यह प्रोनाउन है। चूंकि प्रोनाउन है, प्रोनाउन की बात चल रही है, आगे जो नाउन को अगर लेना होगा नाउन के बारे में बताएंगे हम। फर्स्ट पर्सन, the word which is used by the speaker for himself is called first person। या यूं कहें, जिस शब्द का प्रयोग वक्ता के द्वारा अपने लिए किया जाता है तो उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यहां आप क्या आ गया, ये फर्स्ट पर्सन देख रहे हैं। वक्ता अगर बोलेगा तो आई बोल सकता है, वी बोल सकता है, तो यह फर्स्ट पर्सन में आ गया, फर्स्ट पर्सन। दूसरा है सेकेंड पर्सन। तो जिस शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए नहीं करता बल्कि सामने वाले के लिए करता है, जिससे बात करता है उसके लिए करता है, उसको बोलते हैं सेकेंड पर्सन। द वर्ड विच इज यूज्ड बाय द ओरेटर फॉर द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ हिम इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन। ये होता है यू होता है सेकेंड पर्सन। अब आ गया थर्ड पर्सन। तो जिस शब्द का प्रयोग बोलने वाला न तो अपने लिए करता है न तो सामने वाले के लिए करता है बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करता है, उसको बोलते हैं हम थर्ड पर्सन। ये है गया थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, दे। ये देख रहे होंगे आप, ही, सी, इट, दे।
अब जरा इसमें एक बात का और ध्यान रखेंगे, इसमें जेंडर तो छिपा ही है। तो जेंडर की बात करें तो आई और वी ये दोनों ही मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों जेंडर है। यू भी मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर के लिए यूज किया जाता है। ही मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रयोग होता है। सी फेमिनिन जेंडर के लिए प्रयोग होता है। इट न्यूटर जेंडर के लिए प्रयोग होता है, नपुंसक लिंग जिसको बोलते हैं। और दे कॉमन जेंडर के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि दोनों के लिए किया जाता है, चाहे वो मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो या कोई भी हो। नंबर की बात किया जाए तो आई जो होता है सिंगुलर होता है। वी प्लूरल होता है। सिंगुलर प्लूरल में कई बार बताया हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं चर्चा इसके बारे में नहीं करूँगा। एक को बस इतना ही जानिए कि एक को का अगर संकेत मिल रहा है तो वो सिंगुलर हो गया, और एक से ज़्यादा का संकेत हो रहा है तो प्लूरल होता है। उसी प्रकार से ही अब इधर भी देख लीजिए, ही सिंगुलर होता है, सी सिंगुलर के लिए आता है, इट सिंगुलर के लिए आता है, लेकिन दे प्लूरल के लिए आता है। इसी के साथ यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सिंगुलर नंबर के साथ भी यू प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ भी यू प्रयोग करेंगे, क्योंकि तुम की अंग्रेजी यू, आपकी अंग्रेजी यू, क्योंकि सिंगुलर है। लेकिन आप लोग की अंग्रेजी आएगा तो भी हम बोलेंगे यू, तुम लोग तो भी बोलेंगे हम यू। तो इसलिए सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, क्योंकि लोग लग जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। इन्हीं का परिवर्तन हम कैसे करेंगे, आज हम इसको सीखने वाले हैं। तो आप समझ कर बैठिए, ध्यान से देखिए और इसको समझिए कि कैसे आप बदलेंगे, क्योंकि पहला ही सब्जेक्ट है हमारा कि हाउ टू चेंज पर्सन्स फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो पर्सन का एक फॉर्मूला है, इसको दिमाग में रखेंगे आप, और सदियों से आप सुनते आ रहे होंगे, बहुत से टीचर आपको बताए होंगे, लेकिन इसको जरा एनालिसिस इसकी समझिए, विश्लेषण इसका समझिए। यस ये होता है यस ओ एन, यस ओ एन। यस ओ एन का मतलब होता है बेटा, जानते हैं ना, यस ओ एन मीन्स बेटा। और बेटा कितना, तो उसका एक नंबर दे देते हैं 1 2 3, मतलब 123 बेटे। इस फार्मूले को दिमाग में बैठा लीजिए। यह सूत्र अगर बना रहेगा दिमाग में तो आप पर्सन को बहुत ध्यान से बदल देंगे, बहुत आसानी से बदल देंगे। जैसे यस ओ एन, यस का यस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, यस मीन्स सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, और एन फॉर नो चेंज, नो। ये दिमाग में आ गया। यस मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स सब्जेक्ट, एन मीन्स नो चेंज। ध्यान दीजिए, किसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का रिपोर्टिंग वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट का रिपोर्टिंग वर्ब, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर था उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ 1 2 3 मतलब 123 बेटों की बात जो हो रही है, यह क्या है, तो 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, ठीक से। ये जो 2 है इसका मतलब सेकेंड पर्सन, और 3 का मतलब हो गया थर्ड, यानी कि तीसरा, उत्तम पुरुष हो गया। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में बता चुका हूं कौन कौन से शब्द आते हैं, आई और वी, और इनसे उत्पन्न इनके बाल बच्चे भी आते हैं, आई, माई, मी, वी, यावर, अस, ये भी है फर्स्ट पर्सन में। इसका परिवर्तन हम करेंगे। सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू, योर्स, ये सेकेंड पर्सन का है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है, तो ही, सी, इट और दे। और जितना भी नाउन है ना, जिनका नेमिंग वर्ड्स ऑल आर ऑफ थर्ड पर्सन, वे सब के सब थर्ड पर्सन के होते हैं। जैसे राम, श्याम, हीरा, मीरा, नीना, गीता, जो भी नाम आप रखते हैं, पेन, फैन, कुछ भी रख देते हैं तो वह थर्ड पर्सन का होता है, और सिंगुलर प्लूरल में
आप तो जान ही जाएंगे कि सिंगुलर किसे कहेंगे, प्लूरल किसे कहेंगे। अब हम कैसे परिवर्तन करेंगे। पहला उदाहरण आपके सामने है कि अगर या इसको डिफाइन किया जाए तो ये बताता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में, अब तो रिपोर्टेड स्पीच समझ रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हो, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हो, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यानी कि इफ देयर इज फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच दैट इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है कि, यहाँ ध्यान देंगे, डायरेक्ट स्पीच में दिया है कि ही सेज, वह कहता है, टू हर, आई एम गोइंग टू स्कूल। इसको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेशल रूल्स की हैं। स्पेशल रूल्स का मतलब ये हुआ कि विशिष्ट नियम, जो उसको स्पेशल रूल में बताऊंगा, उसका थोड़ा सा एक चीज़ है जिसको आपको दिमाग में रखना है, और मैं जानता हूँ ये याद भी हो जाएगा। जैसे जो सब्जेक्ट यहाँ होगा सेम लिख देंगे, सेज टू है, यहाँ देख रहे हैं ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो अगर ऑब्जेक्ट आया रहेगा तो सेज टू को टेल्स में बदलेंगे, और सेड रहेगा तो टोल्ड में बदला जाता है। से को सेम टेल में, सेड को टोल्ड में, और सेज रहेगा तो टेल्स में बदलेंगे। या कब बदलेंगे, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेम लिख देंगे। तो ही टेल्स, टू को हटा देंगे, डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, डबल डिनोमिनेटर कामा हटा करके दैट जोड़ेंगे, और दैट के बाद से पर्सन बदलेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन, ये पर्सन है, वन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड टू सेकेंड पर्सन, थ्री थर्ड पर्सन। यहाँ ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, और ये है नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इसका सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ भी हो जाएगा ही। पर्सन देखते जाएंगे और पर्सन के अनुसार हम बदलेंगे, लेकिन उसका नंबर नहीं बदलेगा। तो नंबर कैसे, जैसे भी सिंगुलर है, भी सिंगुलर है, तो ही हमने लिख दिया। अगर यहाँ वी होता तो यहाँ थर्ड पर्सन में जाता, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो थर्ड पर्सन में जाता, लेकिन थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में आता। तो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होता है, मात्र एक ही होता है, ये दे, तो दे में बदल देते हैं। लेकिन यहाँ ही लिख दिए, चूंकि आई के साथ एम लगता है तो यहाँ पर ही के साथ ही लिखेंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ही इज गोइंग टू स्कूल, ये लिख देंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे, आपका यह कन्वर्सन हो गया, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर फर्स्ट पर्सन वी हो, यहाँ एक और उदाहरण देखें, जैसे मोहन सेज वी कैन नॉट प्ले, हम खेल नहीं सकते, फुल स्टॉप डबल इन्वर्टर का मतलब, इसको बदलना है। तो आप देख रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल रूल्स, यहाँ जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट लिख दिए, मोहन है तो मोहन लिख दिए, सेज है तो सेज लिख देंगे। टेंस नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं आया है, डबल इन्वर्टर का वहाँ हटा करके दैट जोड़ देंगे। वी है तो वी, चूंकि यह थर्ड पर्सन में है मोहन, चूंकि जितना भी नाउन होता है थर्ड पर्सन में होता है, तो यहाँ थर्ड पर्सन में, लेकिन सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल है, तो सिंगुलर नहीं, यहाँ प्लूरल नंबर नहीं बदलेगा,
इसको दिमाग में रखना है। तो थर्ड पर्सन का प्लूरल एक ही होता है, वह होता है दे। तो यहाँ दे लिख देंगे और फिर आप वर्ब लगाइए और आपका यह इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाता है। इस प्रकार से आप बदलते जाएंगे। अब थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर कैसे बदलता है ये जरा देखेंगे। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल में जिसका नंबर डायल करते हैं घंटी वही बजती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह सेटेलाइट से वह उसी को कैप्चर करता है। ठीक उसी तरह से मोबाइल की तरह काम करता है। या मान लीजिए आई है, वी है, यह फर्स्ट पर्सन में है और थर्ड पर्सन में आपको कन्वर्ट करना है। तो थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे, ये होता है। तो फर्स्ट पर्सन ये सिंगुलर नंबर है, आई, और वी जो है प्लूरल नंबर है। यहाँ ही सिंगुलर नंबर होता है, सी सिंगुलर, ही सिंगुलर। ही पुरुष के लिए, सी महिला के लिए, और इट जो होता है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। तीनों का अर्थ होता है वह या यह। और एक शब्द होता है दे जो प्लूरल में होता है। तो यहाँ प्लूरल अगर आया है जैसा कि वी, तो प्लूरल तो चलेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन में है मोहन, तो थर्ड पर्सन के ब्लॉक में आएगा, लेकिन यह सीधे अपने सजाति को पकड़ेगा। यानी प्लूरल है तो प्लूरल को पकड़ेगा, इसलिए यहाँ पर दे होगा। दे कैन नॉट प्ले। ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में दिया है कि सी सेज टू मी, वह मुझसे बोलती है, कहती है, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। तो इसमें कुछ स्पेशल रूल्स का भी प्रयोग करना पड़ता है जिसको मैं मौखिक रूप से बताना चाहूँगा। और मैं जानता हूँ, यह विश्वास भी करता हूँ कि आपको मालूम हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे सी सेज टू मी दिया है ना, तो यहाँ जो भी वर्ड रहता है, जो भी सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट को जो कहते हो लिख देते हैं। यानी जो शब्द होगा वही शब्द हम जब इनडायरेक्ट, यहाँ तो डायरेक्ट स्पीच है, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो सेम चीज लिख देते हैं। यानी कि सी रहेगा तो सी, ही रहेगा तो ही, दे रहेगा तो दे, आई रहेगा तो आई, जो शब्द है, राम रहेगा तो राम, सीता रहेगा तो सीता। उसके बाद देखेंगे ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद टू लगाया कि नहीं है। टू लगा रहेगा तो ऑब्जेक्ट जरूर आया रहेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो सेज को टेंस में बदलेंगे। अगर सेड है, देख लेना, सेड है तो टोल्ड में बदलते हैं, और केवल से है तो टेल में बदलेंगे। यानी कि जो परिवर्तन, अगर पास्ट होगा तो पास्ट में, और प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट में लिखेंगे। और यहाँ से टू को हटा देंगे, टू को हटा दिया जाता है, टू को हटा देंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे यहाँ हो गया, इसको परिवर्तित किए हैं, तो सी टेल्स मी, समझ गए होंगे आप। अगर ऑब्जेक्ट है तब हम सेज को टेल्स में, सेड रहेगा मतलब पास्ट टेंस में रहेगा तो टोल्ड में, और केवल से रहेगा तो केवल टेल में बदलेंगे। विल से रहेगा तो यहाँ पर तो विल टेल लगाएंगे, यानी कि टेल में, से को टेल के फॉर्म में बदल देंगे। टू को हटा देंगे, टू को नहीं रखना है। जब टेल लिखेंगे तो टू को हटा देंगे और सीधे ऑब्जेक्ट लिख देंगे। डबल इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दैट। अब यहाँ पर जो नियम है आपको बताया गया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, तो यही ना रिपोर्टेड स्पीच है, यह रिपोर्टेड स्पीच है आपके सामने। इसमें यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हो, तो देखिए आया है क्या? हाँ आया है, यहाँ आई, फर्स्ट पर्सन आया हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब बदलते समय, रिपोर्टिंग स्पीच में बदलते समय, यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में बदलते समय हम क्या करेंगे? फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यहाँ सी है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सी। हाँ, ये काम होगा। यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर पहला अक्षर जो होगा वह कैपिटल से दिया रहेगा, लेकिन जब आप परिवर्तित करेंगे दैट से जोड़ देंगे तो स्मॉल से लिखेंगे। यहाँ कैपिटल नहीं यूज करते हैं।
क्योंकि अब एक वाक्य होने जा रहा है, पहले 2 वाक्य था, अब 1 वाक्य होने जा रहा है, इसलिए स्मॉल से लिख देंगे दैट शी। अब सी के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग कर देंगे, जैसे आई के साथ एम प्रयोग होता है तो सी के साथ इज प्रयोग होता है। सी इज गोइंग टू स्कूल, सी इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर लिखकर फुल स्टॉप बता देंगे, यह हमारा परिवर्तन हो गया। तो आपने क्या सीखा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यू हैव टू चेंज फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बस इतना ही याद रखना है। हाँ, अगर यह प्लूरल में हो, जैसे वी हो, तो हम प्लूरल में प्रयोग करेंगे, नंबर नहीं बदलता है, इतना ध्यान रखना। जैसे ही से कामा डबल इन्वर्टेड कामा में वी कैन नॉट प्ले, हम खेल नहीं सकते हैं। मान लीजिए इसको बदलना है, तो यहाँ ये डायरेक्ट स्पीच में है, आप देख रहे होंगे डायरेक्ट स्पीच में ये है। अब इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है आपको, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे तो देखिए कैसे परिवर्तन होगा। यहाँ मैं बताया हूँ ना कि जो शब्द जो सब्जेक्ट यहाँ रहेगा सेम लिख देते हैं, यहाँ ही है तो यहाँ भी ही लिख देंगे। सेज है और ऑब्जेक्ट नहीं आया है, सेज है ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो सेज को सेज ही रहने देंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो जो लिखा रहेगा उसी को रख देंगे। अब टेल में नहीं बदलेंगे, टेल और टोल्ड का प्रयोग भूल कर भी नहीं करेंगे। डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, दैट को जोड़ना पड़ेगा भाई, यहाँ दैट जोड़ दीजिए। अब यहाँ आ गया वी फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर भी वी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को बदलना है, तो फर्स्ट पर्सन को कैसे बदलेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो याद रखिएगा, यहाँ सब्जेक्ट आई था, फर्स्ट पर्सन का था, सिंगुलर में था, ये भी सिंगुलर में था, तो दोनों सिंगुलर में थे, तब तो आई का सी हमने लिख दिया था। लेकिन यहाँ देखिए ही सिंगुलर है और वी प्लूरल है, तब प्लूरल में रखेंगे। थर्ड पर्सन में तो जाएंगे, थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन में जाएगा, लेकिन प्लूरल में जाएगा। अब थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, तो याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन का आई और वी, और थर्ड पर्सन का होता है, थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे। तो मैं अभी बताया था आपको कि आई सिंगुलर होता है तो ही, सी, इट सिंगुलर होता है इधर, वी प्लूरल होता है तो दे प्लूरल होता है इधर थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में तो आएगा, लेकिन अपने सजाती में जाएगा, यानी प्लूरल में जाएगा। जैसे आप किसी भी व्यक्ति को डायल करते हैं मोबाइल से, उसके नंबर को डायल करते हैं, तो उसका नंबर खोज करके पूरे सेटेलाइट जो है हमारा, उसी के नंबर को ढूंढ करके उस पर रिंग बजता है। ऐसे ही यह सिंगुलर जो है सिंगुलर में आकर मिलेगा और प्लूरल प्लूरल में आकर मिलेगा, पहले थर्ड पर्सन में चला जाएगा तो कहा। इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा दे। अब आप ही नहीं लिख सकते, प्लूरल है तो दे लिखेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन में एक ही प्लूरल है, वह है दे। और कैन है तो कैन लगा दीजिए, कैन सबके साथ एक जैसे यूज करते हैं, दे कैन नॉट प्ले। इस प्रकार से आप बदलते जाइए और यह परिवर्तन होता है। अब आगे ध्यान देंगे, एक जैसा कि फार्मूला में बताया गया है कि यस ओ एल 1 2 3, इस फार्मूले को आप जानते भी हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन का अभी हमने बताया, जो फर्स्ट पर्सन है उसको कैसे बदलते हैं, इसको मैं बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हो, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है आई और वी और इनसे संबंधित शब्द, जैसे माई, मी, आवर, अस आया हो, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और आपने उदाहरण देखा
अब दूसरा ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आया हो, मतलब डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर सेकेंड पर्सन आया हो, जैसे आप देखेंगे एक डायरेक्ट स्पीच का मैं एक उदाहरण लिख रहा हूँ, जैसे ही सेज टू हर, वह उससे कहता है कि यू कैन नॉट डू इट, जरा ध्यान देंगे आप। यह एक सामान्य सा वाक्य, छोटा वाक्य इसलिए ले रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बड़ा वाक्य तो आगे बताऊंगा। छोटे छोटे से ही आदमी आगे बढ़ता है। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमको बदलना है, दिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। अब यह सामान्य तौर से जैसे हम कर रहे थे वैसे करेंगे। जैसे ही है, जो भी है यहाँ शब्द वो लिख देंगे। सेज टू है यानी कि ऑब्जेक्ट आया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ऑब्जेक्ट आने से सेज टू को हम टेंस में बदलेंगे। अगर यहाँ सेड रहता तो टोल्ड में बदलते और टू को हटा देंगे। हटाने के बाद से डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ही टेल्स हर। अब डबल इन्वर्टेड कामा की बात है, तो डबल इन्वर्टेड कामा को हटा करके और क्या यूज कर रहे हैं, तो दैट। यहाँ दिमाग में रहे कि दैट जोड़ना है। उसके बाद से आगे हमारा पर्सन, यहाँ आप देख रहे हैं सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन के बारे में बताया गया है आपको कि अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, मतलब सेकेंड पर्सन है, जैसे इस नियम को देखें 1 2 3, तो सेकेंड पर्सन का है तो यह सीधे ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बनता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हर, यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर है। दैट के बाद जो शब्द यूज होना है वह सब्जेक्ट का जगह है, क्योंकि दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है। जब सब्जेक्ट के ऊपर आएगा ऑब्जेक्ट तो अपने सब्जेक्टिव केस में आ जाता है। तो सब्जेक्टिव केस है, इसको एक अलग वीडियो में मैं बताऊंगा कौन सा सब्जेक्टिव केस होता है, कौन ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्या पॉसेसिव केस होता है, उसको देख लेंगे, आप नोट कर लीजिएगा बाद। लेकिन ये सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के हियर इज हर। अब यहाँ आएगा सब्जेक्ट के ऊपर तो हो जाएगा सी, यह कैपिटल्स होगा या स्मॉल सेंस, और सी के साथ भी कैन यूज कर सकते हैं। तो कैन नॉट डू इट आपने लिख लिया, या इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन एक और बात है, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है बच्चों के सामने प्रॉब्लम ये आ जाता है, जैसे मैं एक वाक्य दे रहा हूँ, पुनः आप देखें डायरेक्ट स्पीच में, ही सेज कामा डबल इन्वर्टर कामा में you will go to school, आप विद्यालय जाएंगे, इसको ध्यान रखिए। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, जो सब्जेक्ट होगा यहाँ उस सब्जेक्ट को लिखेंगे। सेज है, ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट था तो हम टेल्स की लिखते हैं, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो जो शब्द होगा यहाँ वही रख देंगे। यानी सेज है तो सेज लिख देंगे, सेड है तो सेड लिखेंगे, जो भी रहेगा उसको लिख देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, टू तो है ही नहीं, ये हटाने की जरूरत है। अब यहाँ डबल इन्वर्टर कामा को हटाकर यहाँ पर भी दैट यूज किया जाता है। पुनः आपके सामने सेकेंड पर्सन है और आपके बारे में, इसके बारे में बताया जा रहा है आपको कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट हर था तो सी हमने कर दिया, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, एक प्रॉब्लम होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है। हमारा यूपी बोर्ड कहता है, क्योंकि हम यूपी बोर्ड के रहने वाले हैं, तो यूपी बोर्ड हमारा कहता है कि अगर यहाँ ऑब्जेक्ट न हो तो यहाँ सेकेंड पर्सन आया हो कहीं पर, जिस केस में हो उसी केस में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम सब फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के
प्रोनाउन का प्रयोग कर देंगे, यानी कि फर्स्ट या थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट यहाँ लिख देंगे और वह सही होगा। यह सिर्फ यूपी बोर्ड कहता है, लेकिन हमारा सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ये बात नहीं मानता, और दूसरी भाषा में कहें तो हमारे विदेशी राइटर भी इस बात से सहमत नहीं है। हमारे यूपी बोर्ड में ये भी कहा जाता है कि अगर मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सेकंड पर्सन आ गया, तो अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट आप यूज कर लीजिए, उसी के अनुसार आप यहाँ पर प्रयोग करिए, जो भी हो। लेकिन हमारा जो फॉरेन राइटर्स हैं ये कहते हैं कि आप अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सीधे जो सब्जेक्ट को देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखिए। यहाँ जैसे ही है तो यहाँ ये देखिए कि थर्ड पर्सन का है कि फर्स्ट पर्सन का है। अगर थर्ड पर्सन का है तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग, जैसे यहाँ पर ही लगा है तो थर्ड पर्सन का है, यहाँ पर हम आई कर सकते हैं, वी कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन का है तो इसको हम थर्ड पर्सन में लिखेंगे, मतलब अपोजिट। यू को तो बदल ही रहे हैं, सेकेंड पर्सन तो बदल ही रहे हैं। जब सेकेंड बदलना है तो हमको थर्ड पर्सन का अगर है तो फर्स्ट पर्सन में करते जाए, और फर्स्ट पर्सन का है तो थर्ड पर्सन में करते जाए। यह एक तकनीक है। तो हमने आई कर दिया, आई के साथ सेल यूज कर दिया, आप जानते हैं लगता है यू के साथ लिंग लगता है तो आई, और वी के साथ सेल लगता है, और फिर गो टू स्कूल, और यह हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म में हो जाएगा। इसको हम बदल सकते हैं। तो आपने सीखा सेकेंड पर्सन को, तो इसके लिए नियम ये बना है कि इफ देयर इज सेकेंड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच दैट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार बदलेंगे। अब आगे आप जरा इस बात पर ध्यान देंगे। अब दूसरा जो नियम आपके सामने आने वाला है उसको देखेंगे क्वेश्चन, यानी कि यहाँ जो दिखाया गया है आपको, यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकेंड है, थर्ड है। तो फर्स्ट और सेकेंड को तो बता दिया मैं, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के सामने है यंग। यंग इज नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। थर्ड पर्सन यानी कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी कि उसके प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच दिया है और कह रहा है कि आई से सी एस ए गुड गर्ल, सी इज ए गुड गर्ल, यह एक लाइन है, डबल इन्वर्टेड कॉमा ये है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। मान लीजिए इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो आप करेंगे क्या करेंगे कि यहाँ जो सब्जेक्ट होगा उसको सेम लिख देना है, और से दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो टेन में बदलने की जरूरत नहीं है, सीधे जो से है उसी को से रख देंगे, डबल इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट जोड़ देंगे। और यहाँ सी है, क्योंकि ये सी जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। जब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो यहाँ ये बता रहा है कि थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज, थर्ड पर्सन को बदलने की जरूरत नहीं है। अंदर थोड़ा सा बदलाव क्या करना है, यहाँ कैपिटल से दिया रहेगा, आप उसी को स्मॉल से लिख दीजिए, क्योंकि एक वाक्य बनने जा रहा है। तो सी हो गया। अब सी के साथ इज का प्रयोग किया गया है, इज का प्रयोग कर दीजिए, या गुड गर्ल। मैं आपको बताते चलूँ, सेम हो गया। मैं बताते चलूँ कि आप देख रहे होंगे कहीं कहीं पर इज का आवाज हो जाता है, तो ये टेंस वाला सवाल है, टेंस में बताऊंगा मैं। अभी सिर्फ पर्सन हमने बदलने का तरीका बताया। तो पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, एंड थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज। इस बात को ध्यान रखते हुए पर्सन को बदलेंगे और वर्क करेंगे। इस पर आप मेहनत करिए, पर्सन पर मेहनत करिए,
पहले पर्सन को कंट्रोल कर लीजिए, उसके बाद से हमारा जो दूसरा वीडियो जाएगा आपको के पास जो अपलोड मैं करूँगा वह टेंस पर होगा। टेंस को हम कैसे बदलते हैं उसको हम बताएंगे, तो उसको भी ध्यान से देख लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बाड़ी को विश्राम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आएगा तो मैं ये भी यकीन है मुझे कि आप लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट भी करेंगे साथ में। थैंक यू।